हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम में इतिहास के अगले टॉपिक यानी मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो यवन मौर्योत्तर काल में भारत का सबसे पहला विदेशी आक्रमण बैक्ट्रिया के ग्रीकों ने किया। इन्हें हिंद यवन या इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। हिंद यवन शासकों में मिनांडर सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण है और उसकी राजधानी क्या थी? साकल थी। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागसेन के साथ मिनांडर यानी मिनांडर को मिलिंद भी कहा जाता है के द्वारा किए गए वाद विवाद का विस्तृत वर्णन जो है मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में है। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के तथा लेख युक्त सिक्के जारी किए थे। तो सोने के सिक्के और लेख युक्त सिक्के की विभिन्न ग्रहों के नाम, नक्षत्रों के आधार पर भविष्य बताने की कला, संवत तथा सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन यूनानियों ने भारत को सिखलाया था। अगला है शक। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। तो शक कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। शक शासन क्षत्रपों में विभाजित था, जिसका एक प्रमुख क्षत्रप गुजरात में था। तो शक किस में विभाजित था? क्षत्रपों में, और इसका एक प्रमुख क्षत्रप जो है गुजरात में था। गुजरात शाखा में रुद्रदामन प्रथम प्रमुख शासक था। जूनागढ़ से प्राप्त 15वीं का उसका अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख था। तो जूनागढ़ से जो प्राप्त हुए थे 15वीं अभिलेख था और संस्कृत में पहला अभिलेख है इसका। रुद्रदामन प्रथम ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय सूरदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। पल्लव। अगला है पल्लव यानी पार्थियन। पल्लव मूलतः पार्थिया के निवासी थे। तो पल्लव पार्थिया के निवासी थे। इन्होंने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई थी। तक्षशिला को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। पल्लवों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंदोफर्निस था। उसके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट टॉमस भारत आया था। तो किसके शासनकाल में सेंट टॉमस भारत आया था? तो गोंदोफर्निस के शासनकाल में। अगला है कुषाण। कुषाण यूची जनजाति से संबंधित थे। तो कुषाण यूची जनजाति से संबंधित थे। ये पश्चिम चीन से भारत आए थे। कुजुल कडफिसेस ने 15वीं में कुषाण वंश की स्थापना की थी। इसका उत्तराधिकारी विम कडफिसेस था, जिसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क ने 78वीं में शक संवत को प्रचलित किया था। तो कनिष्क ने, ये इम्पोर्टेंट है, शक संवत को प्रचलित किया था। कनिष्क के पुरुषपुर यानी पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था। तो कनिष्क ने पेशावर को अपनी राजधानी बनाई थी। मथुरा कनिष्क की द्वितीय यानी दूसरी राजधानी थी। तो मथुरा कनिष्क की क्या थी? दूसरी राजधानी थी। कश्मीर में कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी। तो कश्मीर है जहाँ पे कनिष्क है, कनिष्कपुर नगर है, उसकी स्थापना कनिष्क ने की थी। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। उसके शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। तो उसके शासन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर? कश्मीर में। कनिष्क ने नागार्जुन, चरक, अर्घघोष, वसुमित्र, पार्श, मातृचेट, संघर्ष आदि विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। अब आगे हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। तो गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन इसके पहले श्रीगुप्त 240 से 285 ईस्वी तक तथा घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी
का शासक के रूप में उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी ने 320 ईस्वी में गुप्त वंश की शुरुआत की थी। उसने महाराजाधिकार की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त को कौन सी उपाधि धारण थी? महाराजाधिकार की। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जो उस समय की महत्वपूर्ण घटना थी। समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। तो समुद्रगुप्त ने 350 से 375 ईस्वी तक शासक किया था। तो किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का। विभिन्न अभियानों के कारण इतिहासकार V.H. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो किसने कहा था? V.A. स्मिथ ने। समुद्रगुप्त की विजयों और उसके बारे में जानकारी के स्रोत उसके दरबारी कवि हरिशेर द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्त या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है। तो समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कवि हरिशेर द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्त से और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से मिलती है। समुद्रगुप्त की अनुमति से सिंघल यानी श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में एक बौद्ध मठ स्थापित किया था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय कब से कब तक शासन किया था? 375 से 215 ईस्वी का काल गुप्त काल में साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा था। तो किसने गुप्त काल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल किसने कहा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री यानी फाहान 399 से 412 ईस्वी में भारत आया था। उसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। इस नवरत्न में कालिदास, अमर सिंह आदि शामिल थे। कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। स्कंदगुप्त आता है 455 से 467 तक। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। तो ये स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। उसने हुड़ों के आक्रमण को विलय किया था। स्कंदगुप्त ने भी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा समय निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। तो सुदर्शन झील का इन्होंने क्या करवाया था? पुनः यानी नया करवाया था। गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी ग्राम थी, जिसका प्रशासन ग्रामीण के हाथ में होता था।